नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम आप लोगों को एक बड़ी अजीबो-गरीब सच्ची घटना से रूबरू करवाने वाले हैं। घटना यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक लुटेरा दरोगा जो लूटपाट को अंजाम दिया करता था और अभी वो पुलिस की कस्टडी में है। कोई लोकल दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, नकली दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यूपी पुलिस का दरोगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात की जाए तो वाराणसी पुलिस में तैनात दरोगा की बात कर रहा हूँ, जिसके पास सरकारी नौकरी बतौर दरोगा, सरकारी वर्दी, सरकारी पिस्टल। यानी कि आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी वैसे दरोगा की बात कर रहा हूँ आमतौर पर जैसे ठगी करने वाले लोग होते हैं जो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके ठगी करते हैं। उन दरोगाओं में से किसी एक दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक सच्चे यूपी पुलिस के दरोगा की बात कर रहा हूँ। और कहानी पूरी जानने और सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि दरअसल जिनको जनता की रक्षा करने का दायित्व तो प्राप्त है और वही वो सारी घटनाओं को अंजाम देने लगे जिनको कोई एक अपराधी देता है। दोस्तों बता दें कि ये जो दरोगा हैं, दरोगा जी ने लूटपाट का एक गिरोह तैयार कर रखा था और ठीक उसी तरह से लूटते थे जिस तरह से एक क्रिमिनल लूटपाट करता है। एक क्रिमिनल यानी कि एक अपराधी लूटपाट करता है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कहानी पूरी सुनिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दरोगा जी का पूरा काला चिट्ठा हम आप लोगों के समझ से जब रखेंगे, जब आप पूरी खबर को सुनेंगे तो उसके बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी कि दरअसल जिसके पास हम फरियाद लेके जाते हैं न्याय पाने के लिए और वही ये सब कुछ करने लगे तो क्या होगा इस राज्य का। तो दोस्तों बता दें कि ये जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी पुलिस में तैनात एक दरोगा यानी कि चौकी इंचार्ज की है, जो कि वाराणसी में तैनात है। और दरोगा जी के पास सरकार की दी हुई सरकारी वर्दी, सरकारी नौकरी, सरकारी पिस्टल। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि दरोगा जी नौकरी के अलावा एक दूसरी निजी नौकरी करने लगे। और जो निजी नौकरी थी वो लूटपाट की थी, राहजनी की थी, धोखाधड़ी की थी, जालसाजी की थी, फ्रॉड की थी। आमतौर पर जो एक अपराधी करता है, कहीं ना कहीं दरोगा जी ने रातों रात अमीर बनने का एक अच्छा रास्ता चुन लिया था। तो दोस्तों बता दें कि वाराणसी पुलिस में तैनात दरोगा जिनका नाम सूर्य प्रकाश पांडे, और सूर्य प्रकाश पांडे के अलावा जिस तरह से तमाम अपराधी अपना गिरोह बनाते, अपना गुट बनाते हैं, दरोगा जी का भी एक गुट था और उस गुट में इनके बड़े बड़े एक्सपर्ट सम्मिलित थे, जिसमें कि जिसको जो दायित्व दिया जाता था वो अपने दायित्व का निर्वहन करता था। यानी कोई रेकी करता था, कोई राहजनी करता था, कोई कुछ करता था, लेकिन टीम के सरगना थे दरोगा जी। दरोगा जी के गिरोह में कौन कौन थे पहले उन लोगों को विस्तार पूर्वक आप लोगों से बता देते हैं और फिर इन लोगों ने कैसी घटना को अंजाम दिया और कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम देते थे उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे की जो टीम थी उस टीम में कौन कौन लोग सम्मिलित थे। तो पहला नाम विकास मिश्रा, दूसरा नाम अजय गुप्ता, तीसरा नाम नीलेश यादव और चौथा नाम मुकेश दुबे और पांचवें खुद सूर्यकांत पांडे। इन 5 लोगों का एक समूह था। दरोगा जी अपनी नौकरी के बाद भी एक अलग नौकरी करते थे और वो नौकरी थी इनकी लूटपाट की। और ऐसी लूटपाट नहीं, लूटपाट उस तरह की कि जिस तरह एक अपराधी लूटपाट को अंजाम देता है, किसी से पैसे छीन लेना, राहजनी करना, मतलब रेकी करना, वो सारे हथकंडे दरोगा जी के हाथ में थे। तो फंस गए दरोगा जी। दरोगा जी कैसे फंसे उस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों आमतौर पर बता दें कि ज़्यादातर थानों में, चौकियों में आप लोगों को आज भी दलाली वाली प्रथा देखने को मिल जाएगी और हो भी रही है। कई बार सस्पेंशन होता है, कई बार लाइन हाजिर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन में कहीं से सुधार आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आइए दरोगा जी का काला चिट्ठा आप लोगों को सुनाते हैं। तो दोस्तों बता दें कि वाराणसी पुलिस में तैनात दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे 22 जून को एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं
जिसके बाद से इनके पूरे के पूरे किए कराए का भंडाफोड़ हो जाता है। और भंडाफोड़ जब होता है तब दरोगा जी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके अभी और कुछ साथी फरार है। और दोस्तों, सूर्य प्रकाश पांडे जो दरोगा जी हैं वाराणसी पुलिस के, सबसे पहले तो इनके लूटपाट का एरिया बता दें कि कैसी जगह पर ये लूटपाट को अंजाम देते थे और वो इनका हब हुआ करता था। ऐसी जगह पर ये लोग लूटपाट को अंजाम दिया करते थे जहां से इन लोगों को पता चलता था कि इस रास्ते पर अगर लूटपाट करेंगे तो मोटा से मोटा पैसा मिलेगा या फिर मोटी रकम मिलेगी या फिर कोई मोटी कमाई हो सकती है। ये लूटपाट ऐसी रोड पर किया करते थे दोस्तों जो 4 देश से होकर गुजरती है। ऐसी रोड पर ये सूर्यकांत पांडे जी की जो टीम थी ऐसी रोड पर लूटपाट किया करती थी जो 4 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कि अफगानिस्तान से शुरुआत होती है। अफगानिस्तान से आने वाली जो रोड है वो पहले पाकिस्तान आती है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है और हिंदुस्तान से होते हुए सीधा बांग्लादेश को चली जाती है। यानी कि 4 देशों से गुजर कर जाने वाली रोड पर, जीटी रोड पर, ये लोग लूटपाट को अंजाम दिया करते थे। घटना दोस्तों 22 जून की है, जब वाराणसी के रहने वाले जयपाल, जो कि एक सर्राफा व्यापारी हैं, उन्होंने अपने 2 सहयोगियों को लगभग 93 लाख रुपए देकर कोलकाता भेज रहे थे, जिसमें कि उन्होंने बाकायदे सूटकेस रहा होगा, उसमें जो है इन्होंने रुपए वगैरह भरे और रुपए वगैरह भर के उसकी पूरी स्लिप भी बना के दी। मतलब कोई ब्लैक मनी नहीं थी, पूरे साफ सुथरे तरीके से उन्होंने पूरा लेखा जोखा ब्यौरा बना के अपने सहयोगियों को दिया और कोलकाता ले जाकर पैसे देने के लिए और वहाँ से आभूषण लाने के लिए बोला था। बाकी जो सराफा व्यापारी जयपाल हैं वो खुद अपने दोनों सहयोगियों को पैसा देकर और पूरा व्यवस्थित रूप से उनको छोड़ने बस स्टैंड तक जाते हैं और बस में बिठाने का काम करते हैं। कोलकाता जाने वाली जो बस होती है तो उसमें बिठाने का काम करता है। वो बस उसी रास्ते से गुजरने वाली थी, जिस रास्ते को अभी मैंने बताया, उसी सड़क से होकर कोलकाता जाने वाली थी वो बस। यानी कि 4 देशों से होकर जो जीटी रोड आती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर भारत, फिर उसके बाद बांग्लादेश, उसी रोड से होते हुए बस कोलकाता के लिए जाने वाली थी। और उसी बस में सर्राफा व्यापारी जयपाल ने अपने दोनों सहयोगियों को लगभग 93 लाख रुपए देकर कोलकाता से आभूषण लाने के लिए बस में बिठा दिया। फिर बस चली। बस चलने के बाद पहले से ही घात लगाए बैठे दरोगा जी की टीम और दरोगा जी आगे जाते हैं और इंतजार करते हैं और फिर एक जगह जाकर बस को रुकवा लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है इनकी कहानी। सर्राफा व्यापारी जयपाल के दोनों सहयोगियों को दरोगा जी जाकर वहां पर रोक लेते हैं और रोकने के बाद जो है उनसे कहते हैं कि बैग दिखाओ या फिर सूटकेस जिसमें भी आपने पैसा रखा है वो सारी चीज़ें दिखाओ। हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हम क्राइम ब्रांच से हैं। दोनों जो सर्राफा व्यापारी जयपाल के जो दोनों सहयोगी थे वो थोड़ा सा अचंभित हो जाते हैं कि दरअसल क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन ये क्राइम ब्रांच अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। उसके बाद दरोगा जी जिद करते हैं और दोनों को ज़बरदस्ती उस पैसे को दिखाने की लिए कहते हैं। फिर वो बाकायदा स्लिप वगैरह दिखाते हैं कि सर ये कोई ऐसा वैसा पैसा नहीं है, ये तो पूरी वाइट मनी है और इसको हम लेकर जा रहे हैं कोलकाता और वहाँ से हमें आभूषण लेकर आने। लेकिन दरोगा जी कहाँ मानने वाले थे। दरोगा जी ने खुद को क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बताते हुए और धौंस दिखाते हुए उनसे जो है पूरे पैसे दिखाने के लिए बोले। फिर उसके बाद क्या हुआ, दरोगा जी तुरंत पूरा पैसा जो है ओपन करके देखे और काउंट किए, लगभग 93 लाख समथिंग थे। पूरा दरोगा जी ने देखा। अब दरोगा जी ने जैसे ही पूरे पैसे देखे तो दरोगा जी अब कहाँ रोक पाते अपने आप को। दरोगा जी ने पैसे को गिनने और जानने के बाद उसमें से लगभग 50 लाख दरोगा जी निकाल लेते हैं। 50 लाख इसलिए दरोगा जी ने लिए क्योंकि रकम तो बहुत बड़ी थी और इतनी रकम को डकार जाना, हजम करना हो सकता है दरोगा जी को मुनासिब नहीं था। दरोगा जी कहीं ना कहीं सोचे होंगे
कितनी बड़ी रकम कैसे हजम किया जाएगा। तो दरोगा जी 50 लाख रुपए उसमें से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद बाकी के जो 42-43 लाख होते हैं वो उनको दे के रवाना कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अब कहानी शुरू होती इसके बाद, जैसे ही दरोगा जी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, उसके बाद दोनों जो जयपाल सर्राफा व्यापारी के सहयोगी थे वो अपने मालिक यानी कि जयपाल को बताते हैं, फोन लगा के पूरी घटनाक्रम का जिक्र करते हैं। तो सर्राफा व्यापारी के होश पाख्ता हो जाते हैं और उसके बाद वो हड़बड़ाहट में आओ देखते हैं न ताओ और घटना में लग जाते हैं, उसकी जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। और इसके बाद अंत में जो सर्राफा व्यापारी जयपाल थे उन्होंने अपने दोनों सहयोगियों के नाम ही मुकदमा पंजीकृत करा दिया। कहीं ना कहीं उन्होंने इसलिए मुकदमा पंजीकृत कराया कि पैसा तो हमने इनको दिया था, हो सकता है कोई चोर आता या डकैत आता तो पूरा का पूरा पैसा लेके जाते, इतना छोड़ क्यों देता। तो जयपाल जो है पूरी तरह से अपने सहयोगियों को फंसा दिए और सहयोगियों पर मुकदमा पंजीकृत हो गया और उनकी जांच भी चलने लगी, उनसे पूछताछ भी शुरू हो गई। अब दोनों सहयोगी अपनी सफाई देते रहे, लेकिन मानने वाले कहाँ थे जयपाल जी। बाद में जब पुलिस कस्टडी में उन दोनों सहयोगियों को रखा गया, जो कि सर्राफा व्यापारी के सहयोगी थे, उनको रखा गया, उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो जवाब बस एक ही मिल रहा था कि सर हम सच बता रहे हैं, हमने ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया, हमने अपने मालिक के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है, आप गहनता से इसकी जांच कीजिए। सच में एक क्राइम ब्रांच के दरोगा आए थे जिन्होंने हमें धौंस दिखा के और इस पैसे को ब्लैक बता के झांसा दे के वो पैसे लेकर निकल गए। अब पुलिस भी एक बार चकरा गई कि कहीं ना कहीं जब इन लोगों से हम इतनी गहनता से इतनी बारीकी से पूछ रहे हैं और ये लोग नहीं बता रहे तो कुछ न कुछ तो है मामले में। होता क्या है, अब ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ता है और इसके बाद अब इस घटना की जानकारी के लिए पुलिस टीम एक्टिव हो जाती है और अब यह जानना था कि ये दोनों जो सर्राफा व्यापारी जयपाल के सहयोगी सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। बाकायदे वाराणसी पुलिस अब इसकी गहनता जांच करती है। उसके बाद उन दोनों सहयोगियों से पूछताछ में पूछा जाता है कि आखिरकार जिस जगह पर आप लोगों के साथ ये घटना हुई थी उस जगह का लोकेशन क्या है। वो दोनों उस लोकेशन को बताते हैं। अब इसमें पुलिस काफी तत्परता के साथ काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद जिस लोकेशन में उस घटना को अंजाम दिया गया था उस लोकेशन को पूरी तरह से ट्रेस किया जाता है, जिसमें पाया यह जाता है कि जिस लोकेशन में लूटपाट हुई थी उस समय उस स्थान पर सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर मौजूद था। अब उस मोबाइल नंबर के पीछे कहीं ना कहीं पुलिस पड़ जाती है और खंगालना शुरू कर देती है कि दरअसल उस समय ये किसका फ़ोन था, ये किसका मोबाइल नंबर था जो एक्टिव था जिस समय ये इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। अब उसी मोबाइल नंबर के लोकेशन को लेकर पुलिस काम करने लगती है और लास्ट में पुलिस की जो मेहनत होती है वो रंग लाती है और उस मोबाइल नंबर की जो लोकेशन होती है वो होती है वाराणसी पुलिस के दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे की। अब सूर्य प्रकाश पांडे को पुलिस गिरफ्तार करती है और इसके बाद दो सहयोगी होते हैं जिनका नाम है अजय गुप्ता, वो गिरफ्तार होते हैं और विकास मिश्रा ये गिरफ्तार होते हैं। तो गिरफ्तारी के समय दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के पास से 35,000 रुपए और एक पिस्टल बरामद हुई। वहीं पर अजय गुप्ता के पास से 2 लाख रुपए बरामद हुए और विकास मिश्रा के पास से 5,17,000 और तमंचा बरामद हुआ। और बाकी के जो आरोपी है वो फरार है, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। फिर इस तरह से इन तीनों की गिरफ्तारी होती है और इस पूरे घटनाक्रम का भंडाफोड़ होता है। और जैसे ही खबर प्रकाश में आती है लोगों के होश उड़ जाते हैं। अभी ये तीनों हिरासत में, पुलिस हिरासत में है, इनसे पूछताछ जारी है। बता दें दोस्तों कि इस पूरे घटनाक्रम का जो जिक्र है वो डीसीपी गौरव बंसवाल और एडीसीपी नीतू कांदवाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। और जैसे ये जानकारी सामने आती है तो लोग बाग विश्वास नहीं कर रहे थे, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि दरअसल
जिसके पास हम फरियाद लेकर जाते हैं, जिससे हम न्याय की उम्मीद लगाए रहते हैं, वही व्यक्ति ऐसी सी घटना को अंजाम देगा तो क्या होगा। ये थे उत्तर प्रदेश पुलिस में वाराणसी पुलिस के अंतर्गत तैनात दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे। ये कोई आज की नई घटना नहीं है, बहुत सारी इसमें घटना। एक दोस्तों, ये तो आपने सुना, ये पूरी कहानी जो है वाराणसी पुलिस में तैनात एक दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे की। सूर्य प्रकाश पांडे एक ऐसे दरोगा जिनको रातों रात अमीर बनने की चकाचौंध ने मिट्टी में मिला के रख दिया, पूरा करियर तबाह हो गया और अभी वो पुलिस हिरासत में है। ठीक इसी तरह दोस्तों एक घटना और है, मैं बताना चाहूंगा, अभी हाल ही की घटना है, ज्यादा पुरानी घटना ही, हाल ही की है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चित्रकूट जनपद आता है और चित्रकूट जनपद के अंतर्गत आने वाला थाना मऊ, मैं तो समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चित्रकूट जनपद का जो थाना मऊ है, एकमात्र ऐसा थाना होगा जहां का भ्रष्टाचार कोई अधिकारी नहीं मिटा सकता। शायद ही भविष्य में कभी कोई ऐसा ईमानदार अधिकारी आए जिसकी गाज गिरे और थाना मऊ सुधर जाए। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस थाने की, जिस थाने की मैं जिक्र कर रहा हूं, इस थाने को पुलिस नहीं चलाते, इस थाने को पुलिस नहीं चलाते, बल्कि दलाल, गुंडे, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति, छुट भैये नेता, ये चलाते हैं, पुलिस नहीं चलाती। पुलिस तो मशगूल रहती है अपने काम में, उनको चाहिए पैसा। अगर छोटा सा भी कोई अपराध किया है तो उसको डर दिखा के, धौंस दिखा के पैसे ऐंठना, या कोई कितना भी बड़ा क्राइम किया है तो उसकी सज़ा में कमी करके उससे पैसे ऐंठना, मतलब यही कारोबार चल रहा है। अभी हाल ही में दोस्तों पूरी घटना पर आते हैं। बता दें कि चित्रकूट जनपद के मऊ थाना अंतर्गत का एक मामला था, जहां पर हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा थी जो लगातार छेड़खानी करने वाले लड़कों से परेशान थी। जब वो स्कूल जाती थी तो उसके ही गांव के कुछ मनचले लड़के थे जो रास्ते में आते जाते उससे छेड़खानी किया करते थे। छेड़खानी का जो मामला था, बच्ची ने छुपाया नहीं, अपने माँ बाप से कई बार उसने जिक्र किया कि जब हम स्कूल जाते हैं तो गांव के ही ये फला फला लड़के हमें छेड़ते हैं। इस मामले को लेकर लड़की के माता और पिता ने मऊ थाने में जाकर लगभग आधा दर्जन शिकायत की होगी। लेकिन होता क्या था, जब भी वो शिकायत करके जाते थे तो यहाँ से पुलिस वाले जाते थे और उधर से अपना कुछ खर्चा पानी लिए और लेकर चले आते थे। और जब लेकर चले आते थे तो फिर क्या लेना देना उस मामले से। जो मनचले थे उनके हौसले बुलंद थे, उनको पुलिस का कोई डर न भय। निरंतर वो उसी घटना को अंजाम देते रहे, उस लड़की के साथ छेड़खानी करते रहे। लड़की जब भी स्कूल जाती तो उसके साथ वही बदसलूकी करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लड़कों को ये हो गया था कि पुलिस हमारे साथ है तो हमें डर काहे का। लास्ट में होता क्या है कि जब लड़की को इस बात का आभास होता है कि हमारे माँ बाप लगभग आधा दर्जन बार इस घटना संबंधित एप्लीकेशन दिए होंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, तो अब मैं किसके पास आस लेके जाऊं, किससे मैं अपनी विविधा रहूं। आखिरकार थक हार कर उस लड़की ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। लड़की ने जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या लड़की कर लेती है, जैसे आत्महत्या हो जाती है यानी कि फांसी लगाकर वो जान दे देती है अपनी। उसके बाद फिर से लड़की के माता पिता थाने आते हैं और थाने में जाकर एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन में वो जिक्र करते हैं कि साहब देखिए, हम आपके पास कई बार शिकायत लेके आते थे, आपने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आज हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। हुआ क्या, फिर से दरोगा जी कई बार के तो लाते थे, यानी कि कई बार से उनकी लत लग चुकी थी, तो इस बार भी दरोगा जी ने कुछ ऐसा ही करने का प्रयास किया। दरोगा जी ने अपना उधर से बातचीत करके मामले को टरकाने की कोशिश की। उस मृतिका के माता पिता का एप्लीकेशन फाड़कर फेंक दिया जाता है, अभद्रता की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है ताकि ये मुकदमा ना पंजीकृत करें और हमारा काम उधर से हो जाए। कम से कम 8-10 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, इतना बड़ा मामला है। पूरी घटना क्रम जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बाद जैसे ये खबर बाहर आती है तो तमाम जो क्षेत्रीय पत्रकार होते हैं उनके द्वारा इस खबर को बराबर चलाया जाने लगता है और खबर तेज़ी से वायरल होने लगती है।
अब कैसे छिपे दरोगा जी की कमियां। दरोगा जी लग गए अपने शोर सिफारिश में, तमाम नेताओं से संपर्क करने में, इधर उधर जो है करने में। लेकिन जो वहाँ की क्षेत्राधिकारी थी, एक महिला है, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं है, महिला सीओ हैं, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छी हैं। तो जैसे ये मामला तेज़ी से सुर्खियों में आ जाता है और ख़बरों में चलने लगता है, तो चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है। संज्ञान में लेने के बाद क्षेत्राधिकारी से इसकी जांच करवाई जाती है और क्षेत्राधिकारी ने गहनता से इसकी जांच की और सीसीटीवी फुटेज निकाला, जिसमें देखा गया कि हकीकत में उस लड़की के माता पिता के साथ थाने में अभद्रता की गई, उससे मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, अमानवीय व्यवहार किया गया और दोषी पाए जाने पर इसमें एसएचओ मऊ और एक दीवान और एक सिपाही, 3 लोग जो है सस्पेंड हो गए। तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। फिलहाल दोस्तों बता दें कि तमाम ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जिसमें कि पुलिस की जो संवेदनहीनता होती है वो देखने को मिलती है। हमेशा से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। वो दिन ये भूल जाते हैं कि जिस समय ये वर्दी धारण करने से पहले शपथ लेते हैं कि हम अपने कार्यों का काफ़ी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर कोई काम करेंगे, वो दिन ये भूल जाते हैं। बस रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगते हैं, जिस तरह से दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे मऊ के एसएचओ ने किया। तो इस तरह की घटनाएं एक आम बात थी। आप लोगों की राय क्या है कि इस पर क्या कुछ होना चाहिए, कैसी कैसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे किन पर अंकुश लगे। सबसे ज़्यादा पहले लोग बाग डरा करते थे चोर उचक्कों बदमाशों से, लेकिन अब तो डर लग रहा है पुलिस वालों से, क्योंकि वो सारे कृत्य अब पुलिस खुद कर रही है जो आमतौर पर पहले एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति करता था, जंगलों में रहकर, बीहड़ों में रहकर, अब थानों में घुसकर पुलिस के लोग कर रहे हैं। और दोस्तों फिर से मैं जाते जाते एक जिक्र करूंगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे करप्ट और सबसे भ्रष्टाचारी थाना है चित्रकूट जनपद का थाना मऊ, जिसको पुलिस नहीं बल्कि वहां के चंद चाटुकार, दलाल, नेता और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जिनमें अगर गहनता से कभी जांच की गई तो मऊ थाने का जब भंडाफोड़ होगा तो पता नहीं कितने अधिकारी निलंबित होंगे और कितने अधिकारियों की जिंदगी खराब हो जाएगी। कभी ना कभी तो आएगा कोई अधिकारी। तो दोस्तों बता दें कि आज जो सच्ची घटना हम सुना रहे थे ये वाराणसी की थी, और वाराणसी की घटना सुनाते वक्त थोड़ा सा हमने मऊ पर परिचर्चा कर दी। फिलहाल ऐसी घटनाओं को अब सामान्य ही कहा जा सकता है, लेकिन आप लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। और आप लोग जहां भी रहें सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा स्वयं ज़्यादा करने की कोशिश करें, दूसरों के भरोसे ना रह के। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा दोस्तों। तो खबर को यही समाप्त करते, मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।